नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे समानता का मूल अधिकार, और जो अपनी पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें समानता के मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 हम पढ़ चुके थे। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। इसमें हम अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18। जब हम ये तीनों अनुच्छेद आज पढ़ चुके होंगे तब समानता का मूल अधिकार हमारा पूरा हो जाएगा। समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 और 15 हम पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 16 में क्या है वो सीधे स्क्रीन पर देखिए। अनुच्छेद 16 हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकार में आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या है। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। 14, 15 पढ़ चुके हैं। 16 देखिए। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये लो साहब, ये अनुच्छेद 16 है आपका। समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहां लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के विषय में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के विषय में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। ये मूल अधिकार सभी को दिया गया है। अब देखें 16(1) में क्या है, ये आपको पढ़ना है। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) जितना भी है बड़ी डेप्थ में पढ़ना है आपको। अच्छे लेवल की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम को हिट करने के लिए। तो 16(1) क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, बड़ी सिंपल बात बोल रहा है। राज्य के अधीन, सरल भाषा में इसका मतलब यह है, राज्य के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी या सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के अवसर की समानता सभी भारतीयों को होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। 16(2) क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद की नियुक्ति के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, हाँ जी 16(2) दोबारा गौर करें। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद की नियुक्ति के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान एक ही बात होती है। एक मिनट, उद्भव या जन्म स्थान एक ही बात होती है के आधार पर किसी भी नागरिक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब सरल भाषा में समझ लो, 16(2) ये कहता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर नहीं होगा, जाति के आधार पर भी नहीं होगा, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए खुली भर्तियां होंगी। उद्भव या जन्म स्थान के आधार पर भी किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) गौर करें। संसद सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है। एक खास पॉइंट आया, निवास स्थान के आधार पर, ये की पॉइंट है इसका, के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है। दोबारा गौर करें। संसद सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर में संसद किस आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है? निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने निवासियों के लिए, केवल अपने निवासियों के लिए। गौर करिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने निवासियों के लिए, ठीक है भाई, केवल अपने निवासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित करते हुए, कुछ पदों को क्या कर सकते हैं भाई? आरक्षित कर सकते हैं। हालांकि केवल संसद इस संबंध में, गौर करिए, इस संबंध में केवल संसद। पहले तो इसका मतलब समझ लो आप। जब आप इसका मतलब समझ लोगे फिर मैं शब्द के हिसाब से इसको खोल दूंगा, आपको सरल भाषा में बता दूंगा। केवल संसद इस संबंध में कानून
बनाने में सक्षम है। कौन केवल कानून बनाने में सक्षम है? केवल संसद इस संबंध में कानून बनाने में सक्षम है। संसद इस संबंध में कानून बनाने में सक्षम है। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल कहां पर है भाई ऐसी व्यवस्था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, बाकी अन्य जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसका सरल भाषा में मतलब समझो, दोबारा पिछले पेज पे जाओ। 16(3) क्या कहता है? संविधान की किसी भी किताब को आप पढ़ोगे तो ये चीज आपको लिखी मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे समझ में आ जाए, तो मतलब इसका यह है कि कोई भी राज्य सरकार, गौर से ढंग से समझें, कोई भी राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने किन्हीं नागरिकों को, गौर करें, पहले तो ये देखें कि संसद सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है। किसको इजाजत दे सकती है? राज्यों को दे सकती है और केंद्र शासित प्रदेशों को दे सकती है कि आप सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करने के लिए केवल अपने नागरिकों को निवास स्थान के आधार पर, गौर करें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने निवासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित कर सकते हैं। यहां पे गौर करें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी प्राप्त करने में केवल अपने निवासियों को कुछ पदों पर आरक्षित कर सकते हैं या कुछ पदों पर केवल अपने निवासियों को आरक्षण दे सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 16(3) के अनुसार। लेकिन इस प्रकार का कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास है। दोबारा समझो सरल भाषा में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी रेजिडेंसी के आधार पर, अपनी रेजिडेंसी या निवास स्थान के आधार पर कुछ % अपने नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार कौन प्रदान करेगी? संसद कानून बनाकर ये अधिकार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान करेगी। दोबारा गौर करो, कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संसद के द्वारा कानून बनाने के बाद किन्हीं सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर या रेजिडेंसी के आधार पर कुछ पदों को केवल अपने नागरिकों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 16(3) में यह व्यवस्था है। कब कर सकते हैं? जब संसद कानून बनाकर उन्हें ऐसा करने की इजाजत प्रदान कर दे। बिना संसद के कानून बनाकर इजाजत प्रदान करने के बिना कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं कर सकता है। कैसा नहीं कर सकता है? कि वो निवास स्थान के आधार पर केवल अपने नागरिकों के लिए कुछ पदों को आरक्षित रख दे। ऐसा कब तक नहीं कर सकता है? जब तक संसद कानून बनाकर ऐसा करने की इजाजत प्रदान नहीं करती है। और सुन लो 5वीं बार, किसी भी राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को संसद कानून बनाकर ये इजाजत प्रदान कर सकती है कि सरकारी नौकरियों में वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुछ पदों पर अपने कुछ % नागरिकों को आरक्षित कर दें, मतलब रेजिडेंसी का नियम लागू कर दें। कौन अनुमति प्रदान करती है? संसद अनुमति प्रदान करती है। किनको करती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को करती है। तो यह कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के द्वारा कानून बनाकर जब उनको इजाजत प्रदान कर दी जाती है कि भाई आप अपने ही नागरिकों को आरक्षित कर सकते हैं इन पोस्टों पर इतनी % स्थिति में, तब उसके आधार पर वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने की स्थिति में होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यह अनुच्छेद 16(3) है। एक की पॉइंट पकड़ लो इसका, निवास स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था संसद की कानून बनाकर अनुमति देने के बाद कौन से अनुच्छेद में है? 16(3) में है। बहुत ही टेक्निकल मामला है। आज जिस अनुच्छेद 16 पे हम चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही टेक्निकल आर्टिकल है, मूल अधिकार के अंतर्गत, समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें मैंने सीधे सीधे उन पॉइंट्स पे गौर किया है या लिखा है यहाँ पे जो पेपर में आते हैं। अभी ये चल रहा है, इसको गौर से देखें। फिलहाल हम पढ़ चुके हैं 16(3), इसके बाद क्या है वो देखिए। 16(4) पढ़ो पहले एक बार, फिर समझाते हैं। 16(4) कहता है सरकारी नौकरियों में सामाजिक
तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान। ठीक है भाई, 16(4) में गौर करिए। जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना सरकारी नौकरियों में आरक्षण, वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जो एससी, एसटी और ओबीसी को दी गई है वो अनुच्छेद 16(4) में है। और कौन से आधार पर आरक्षण दिया गया है, यहां पे आप गौर करें, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर। सामाजिक पिछड़ापन हो और शैक्षणिक पिछड़ापन हो, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) में। अब देखो 16(4) में केवल 16(4) ही नहीं है, इसके अंतर्गत 16(4) के, 16(4) खे, यहां पे भी गौर करिए। फिर 16(4) के आ गया। इस 16(4) के में क्या है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, कुल मिला के एससी और एसटी, और ये अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। तो यहां पे की पॉइंट आया पदोन्नति में आरक्षण। हाँ भाई, अब सवाल पे गौर करिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 16(4) में। लेकिन यहीं से अगर अगला सवाल गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण या प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 16(4) के में। किस में है भाई? 16(4) के में। फिर एक सवाल और बनेगा कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है या नहीं है? तो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति को तो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। वहीं पे अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति को भी है, जनजाति को भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को भी है। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो है 16(4) में, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को है, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को नहीं है। तो ये 16(4) हो गया। 4 खे पदोन्नति में आरक्षण। 16(4) खे अनुसूचित जाति व जनजाति मतलब एससी व एसटी को आरक्षण में बैकलॉग। ये लो साहब, नया शब्द आ गया आपका, आरक्षण में बैकलॉग। आरक्षण में बैकलॉग का प्रावधान। एक नया की पॉइंट पकड़िए, आरक्षण में बैकलॉग। अब यहां 3 पॉइंट पकड़ना है आपको। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान 16(4), ठीक है। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति का प्रावधान एससी और एसटी को 16(4) के। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग का प्रावधान एससी और एसटी को 16(4) खे। ये लो साहब, कौन सा अनुच्छेद है? 16(4) खे। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में समानता देता है, 16 देता है, ठीक है। लेकिन 16(4) सरकारी नौकरियों में क्या देता है भाई? आरक्षण का प्रावधान करता है। 16(4) के एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। 16(4) खे एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में बैकलॉग की व्यवस्था का प्रावधान करता है। अब बैकलॉग की व्यवस्था क्या है? बैकलॉग की व्यवस्था यह है कि पुराने टाइम से ही जब इन वर्गों की सीटें खाली रह जाती थीं, जितने पद होते थे उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे सिलेक्शन के लिए, तो उन सारे पदों की गणना करके वर्तमान में होने वाली भर्तियों से भरा जाए। बैकलॉग मतलब पुराने समय पे जो अधूरा रह गया है उसको वर्तमान में भरा जाए, ये बैकलॉग है। तो आपको परीक्षा के हिसाब से क्या याद करना है कि एससी और एसटी में बैकलॉग की व्यवस्था का प्रावधान सरकारी नौकरियों में कौन से अनुच्छेद में है? 16(4) खे। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 16(4) खे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 16(4). सरकारी नौकरी या लोक नियोजन प्राप्त करने के अवसरों में समानता अनुच्छेद 16। ये सभी वर्गों के लिए। एससी, एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) में, और 16(4) खे में केवल एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण, और 16(4) खे में केवल एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में बैकलॉग में आरक्षण या बैकलॉग की व्यवस्था या आरक्षण में बैकलॉग का प्रावधान। ठीक है भाई। अब 16(5) पे गौर करिए। पहले 16(5) को पढ़ लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, फिर सरल भाषा में मैं बताने के लिए आपको हुई।
तो ये देखो कि संविधान की किताबें क्या बोल रही हैं और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। 16.5 किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था, तो देखो यहां पे एक स्पेशल की पॉइंट आए, धार्मिक या सांप्रदायिक। चलो इसको गोले में बंद कर देते हैं। धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला मतलब मानने वाला हो सकता है, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 16.5 किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों के संबंध में धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रावधान करता है। चलिए साहब, इसका मतलब क्या, सरल भाषा में ये समझ लो 16.5 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 यद्यपि ये कहता है कि सार्वजनिक पद या लोक नियोजन, लोक शब्द आ जाए तो वहीं ये मान लेना जनता के लिए है ये, जैसे लोक परिवहन जनता के परिवहन करने वाली, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट, लोक न्यास मतलब जनता से संबंधित जो ट्रस्ट होता है वो। ऐसे ही ये क्या कह रहा है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला हो सकता है। अर्थात अनुच्छेद 16.5 किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों के संबंध में धर्म के आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव का प्रावधान करता है। मतलब क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता का प्रावधान, मतलब सार्वजनिक पद प्राप्त करने की प्रक्रिया में समानता है, कोई दिक्कत नहीं अनुच्छेद 16 में। लेकिन 16.5 ये कह रहा है कि मान लो कोई संस्था ऐसी है कि जिसका निर्माण हालांकि राज्य के धन का प्रयोग किसी धर्म विशेष की वृद्धि में नहीं होगा, लेकिन कोई संस्था ऐसी है जिसका स्वरूप धार्मिक या सांप्रदायिक है, ठीक है, और उस धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप वाली संस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी बनती है, राज्य सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी बनती है या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त है, लेकिन धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप वाली है। तो यद्यपि लोक नियोजन के अवसरों में समानता तो है, लेकिन धर्म या संप्रदाय विशेष से संबंधित होने के कारण उस संस्था के कुछ पदों पर धर्म विशेष के लोगों की ही नियुक्ति हो सकती है और धर्म विशेष के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में भेदभाव किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संविधान के हिसाब से। और समझो सरल भाषा में, कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप लिए हुए किसी संस्था में, समझ गए, धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप लिए हुए किसी संस्था में किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या कह रहा था, लोक नियोजन के अवसरों में समानता पर, कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान किसी के भी साथ किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16.2 कह रहा था ना। लेकिन 16.5 क्या कह रहा है कि धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप वाली संस्था के किसी पदों पर उसी धर्म या संप्रदाय के किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। तो यहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया, अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, उसी धर्म के लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यह भी अलाउड कर दिया। तो धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत कौन सा अनुच्छेद देता है सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए, धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप वाली संस्था के पद पर नियुक्ति के लिए धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की अनुमति या भेदभाव की इजाजत कौन सा अनुच्छेद देता है, 16.5। दोबारा गौर करो, 16.5 किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला हो सकता है। कि भाई ये तो वो संस्था है कि साहब केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे जो पदधारी बनेगा वो मुस्लिम धर्म को मानने वाला होगा, या ये हिंदू धर्म या संप्रदाय से संबंधित संस्था है तो यहाँ पर जो कोई पदधारी होगा वो अनिवार्य रूप से हिंदू ही होगा, मुसलमान, ईसाई या अन्य नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी संविधान सम्मत है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 16.5 के अनुसार। धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला हो सकता है। अर्थात अनुच्छेद 16.5, गौर करें, किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों के संबंध में, कितने पदों के संबंध में, कुछ पदों के संबंध में, ठीक है भाई, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रावधान करता है। मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रावधान अनुच्छेद 16.5 में हो सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव भी अलाउड या अनुमत कर दिया गया है। किसी ऐसी संस्था जो कि सांप्रदायिक या धार्मिक स्वरूप लिए हुए होती है, उसमें कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति विशेष धर्म के आधार पर हो सकती है, ये भी अलाउड है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है भाई।
आगे बढ़े। ये तो 16/5 हो गया, तो हमने 16/1 पढ़ा, 16/2 पढ़ा, 16/3 पढ़ा, 16/4 पढ़ा, 16/4 में भी 16/4 क पढ़ा, 16/4 ख पढ़ा, 16/5 पढ़ा। अब आगे आया 16/6। यहां पे एक गौर करें, अनुच्छेद 16(3) एवं 16(4) लोक नियोजन में अवसर की समानता के अपवाद हैं। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता वैसे तो ये कह रही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में अवसर प्राप्ति में धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16(3) में आपने पढ़ा कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बाद निवास स्थान के आधार पर अपने कुछ बढ़तियों में अपने निवासियों को ही मौका दे सकते हैं, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रख सकते हैं निवास स्थान के आधार पर। तो 16(3) में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव अपवाद में है। 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के अपवाद हैं कि नहीं? ये वैसे तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ये कहती है किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16(3) और 16(4) में जो अवसर प्राप्त करने की समानता दी गई है वो भेद करते हुए दी गई है। किया तो भेद जा रहा है, लेकिन वो भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? समाप्त करने के लिए ही किया जा रहा है। विपरीत भेदभाव का सिद्धांत है। विपरीत भेदभाव का मतलब ये है कि कुछ जाति या वर्ग ऐसे हैं ऐतिहासिक रूप से उनके विकास में भेदभाव हुआ, उनको अपने व्यक्तित्व का विकास करने का उतना पर्याप्त अवसर नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था समाज की भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण, जो कि ऐतिहासिक रूप से उनके साथ हुई। तो वर्तमान में अब विपरीत भेदभाव किया जा रहा है। विपरीत भेदभाव का मतलब ये है कि जो भेदभाव के कारण पहले पिछड़ गए थे उनको आगे लाने का मौका दिया जा रहा है भेदभाव करते हुए। लेकिन ये कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक का मतलब ये है कि राज्य के द्वारा उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है, किसी भी प्रकार की जो सुविधा प्रदान की जा रही है, तो ये भेदभाव कर रहा है राज्य। लेकिन ये भेदभाव कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है, विपरीत भेदभाव है। जो पहले से भेदभाव के कारण पिछड़ गए थे उनको बराबरी पर लाने का मौका है। अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक भेदभाव, जिसको हम सामान्यतः भारत में आरक्षण बोलते हैं, ये दुनिया के तमाम देशों में पाया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत लंबी डिबेट है, इस पर तो अपन क्या जाएं, हम तो सीधे परीक्षा को पास कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पे एक अनुच्छेद और जो इस नोट्स में नहीं है लेकिन आपको पढ़ लेना है। अनुच्छेद, ये हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 16, तो 16 के अंतर्गत एक और पढ़ोगे आप, 16(6). ये क्या है? अभी हाल ही में तुमने पढ़ा होगा ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस सरकारी नौकरी में आरक्षण। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस को जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 16(6) में रखा गया है। और कौन से संविधान संशोधन से दिया गया है? ये दिया गया है भाई आपके 103वां संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 2019 में। तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक नया सब आर्टिकल 16(6) जोड़ दिया। अब 16(6) क्या था कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो अनारक्षित वर्ग हैं, हर स्टेट में ये अलग अलग हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो और अनारक्षित हो, मतलब उसकी जाति को आरक्षण नहीं मिला हो, ऐसा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, मतलब वर्तमान में उसकी सीमा 8 लाख रखी गई है, 8 लाख से कम इनकम वाला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाएगा, और अनारक्षित जातियों से आया हुआ हो तो उसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता है। तो ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, उसके बाद मिला, और ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(6) में रखा गया है। तो अनुच्छेद 16(6) कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? 103वां संविधान संशोधन। इसको आप पहले भी पढ़ चुके थे। कब पढ़ चुके थे? 15(6) में क्या है? गौर करो, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। 15(6) में है शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान। यहां भी सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान? 10%। और शिक्षण संस्थानों में भी कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान है? 10%।
शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 15(6) में। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 16(6) में। अब कुछ फैक्ट है कि भाई ओबीसी क्या चीज है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कब आया और कैसे आया। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, देखो थोड़ा डेटा यहां पे पढ़ो, इन डेटा को पढ़ लेते हैं और इनके साथ साथ ही मैं डिटेल खोलता चलूंगा। राष्ट्रपति इसके लिए अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाता है। तो एक फैक्ट आ गया, राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाता है। अब तक ऐसे 3 आयोग बने कि ओबीसी आरक्षण या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में या अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थितियों की समीक्षा के लिए। भारत में अब तक कितने आयोग बने हैं? 3 आयोग बने हैं। काका कालेलकर आयोग बना 1953 के अंतर्गत। देखो गौर करो यहां पे, अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति की समीक्षा के लिए सबसे पहला आयोग कौन सा था? काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग कब बना? 1953 में। 1955 में काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट दी। यह सवाल कितनी ही बार पूछा गया है कि पिछड़ा वर्ग की स्थिति की समीक्षा के लिए या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काका कालेलकर। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग था वो बीपी मंडल आयोग था। तो ये कब बना भाई? 1978 में बना। ये सन आपको सारे आने चाहिए। ओबीसी की 4 आधार पर पहचान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक। ये जो बीपी मंडल आयोग था उसने ओबीसी की पहचान के 4 आधार बताए। कौन कौन से भाई? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक। काका कालेलकर आयोग की तरह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मतलब बीपी मंडल, जो कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार के, उन्होंने भी पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर करने की सलाह दी। देखो काका कालेलकर ने भी पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने की सलाह जाति के आधार पर दी थी, और बीपी मंडल ने जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने भी पिछड़े वर्ग का निर्धारण किसके आधार पर करने की सलाह दी? जाति के आधार पर करने की। ठीक है। मंडल जो कमीशन था 1977 में गठित हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की। ठीक है। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि देश की 27%, गौर करिए, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। 77 में गठित हुआ, रिपोर्ट कब दे रहा है? 1980 में रिपोर्ट दी, जिसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए कितने % आरक्षण की सिफारिश की? 27% आरक्षण की सिफारिश की। आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। और मंडल आयोग ने यह कहा था कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं करके किस आधार पर किया जाना चाहिए? जाति के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि पिछड़े वर्ग के आधार के 4 कारण उन्होंने बताए, लेकिन पिछड़े वर्ग के निर्धारण में सबसे प्रमुख जो आधार बताया वो जाति का आधार पर बताया। अब सरल भाषा में समझ लो ये क्या था। जनता पार्टी सरकार 1977-78 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी के थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक है। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। देखो इसमें लिखा हुआ है 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह बताया कि लगभग 46 से 50% जो आबादी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की है, और इस अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाए। मंडल कमीशन ने जब 1980 में अपनी रिपोर्ट दी तो उस 1980 में क्या हुआ? आप भारतीय शासन और राजनीति पढ़ोगे, मोरारजी देसाई की सरकार जो कि जनता पार्टी की थी, जिसने कि मंडल कमीशन को नियुक्त किया था, मोरारजी देसाई की सरकार 1980 में जा चुकी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार वापस आ चुकी। चूंकि मंडल कमीशन का गठन किसने किया था? जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और इंदिरा गांधी की सरकार 80 में आ चुकी है। इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। बाद में 1990 में वीपी सिंह की सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? वीपी सिंह की सरकार आएगी। और वीपी सिंह की सरकार में भी वो पार्टियां शामिल थीं, कुछ पार्टियां वो शामिल थीं जो जनता पार्टी की सरकार में शामिल थी, जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन करना चाहती थी। इसमें खासकर जनसंघ जो पहले जनता पार्टी में शामिल था, 1980 में वो जनसंघ बीजेपी के रूप में निकल के आया। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी इसके बड़े नेता थे। वो फिर किस सरकार को समर्थन दे रहे थे? 1990 में किसको दे रहे थे?
वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे। ओबीसी की संकल्पना में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो जब वीपी सिंह की सरकार 90 के अंतर्गत आई और उसको लगभग वही नेता वो सपोर्ट कर रहे थे जो कि जनता पार्टी की सरकार में थे, जिन्होंने कि मंडल कमीशन के गठन भूमिका निभाई थी, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा दिया और ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग नाम से एक अलग कैटेगरी या वर्ग निकल कर आया, जिसको फिर आरक्षण दे दिया गया। ये इसकी एक कहानी रही है। आगे देखें। अब जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई वीपी सिंह की सरकार में और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल गया, तो इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट या मंडलवाद के विरुद्ध या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के या मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। तो वो क्या कहलाता है? इंदिरा साहनी वाद 1993 या मंडलवाद 1993। अब इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो ये दिया है कि वीपी सिंह की सरकार ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वह वैध है, मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगा दी। ये इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद 1993 था और ये बड़ा हिट केस है। इसमें और भी कई प्रकार के निर्णय दिए गए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1991 में कांग्रेस की। उसने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर की थी, लेकिन बिना संविधान संशोधन के की थी। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया कि आर्थिक दृष्टि से गरीब को आरक्षण दे दिया, लेकिन आर्थिक शब्द को संविधान में नहीं जोड़ा। संविधान संशोधन करके अगर वो शब्द जोड़ देते आर्थिक, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है, उन्होंने नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसको अवैधानिक या असंवैधानिक मानते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण को निरस्त कर दिया और मंडल कमीशन के आधार पर जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था इसको वैध कर दिया। और यह निर्णय कोर्ट का इंदिरा साहनीवाद में ही निकल के आया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इस गलती को सुधारा और उसने जब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनारक्षित वर्ग को आरक्षण दिया तो पहले 103वां संविधान संशोधन किया और 103वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा 16(6) जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया, उनकी सरकार ने साफ साफ लिख दिया संसद में अधिनियम बनाकर कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनारक्षित वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। तो अब चूंकि ये मामला संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत लिख दिया गया है तो ये संवैधानिक स्थिति प्राप्त कर गया है। संवैधानिक स्थिति प्राप्त करने के बाद फिर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ भी रिट आई थी, बाद में भी डिसीजन आया, कोर्ट ने इसको संवैधानिक स्थिति मानते हुए स्वीकार कर लिया है। जो पीवी नरसिम्हा राव नहीं कर पाए थे, बिना संविधान में संशोधन करे, बिना आर्थिक दृष्टि से आर्थिक शब्द का प्रयोग किए उन्होंने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो गरीबों को दिया था, संविधान में तो किया नहीं था उन्होंने संशोधन, तो इसलिए उनका तो निरस्त हो गया पीवी नरसिम्हा राव का। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा शब्द डाला, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनारक्षित शब्द डाला अनुच्छेद 16(6) में, तो वो संविधान सम्मत हो गया। संविधान सम्मत होने के कारण ही कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये इंदिरा साहनीवाद था। किसके विरुद्ध आया था? मंडल आयोग की रिपोर्ट के तहत जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था उसके विरोध में आया था। तो अब पढ़ते हैं इसको क्या है। इंदिरा साहनीवाद 1993, मंडलवाद 1993 बोला जाता है इसको। इसे मंडलवाद भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी मंडल रिपोर्ट के आधार पर दिए आरक्षण के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान का आधार जाति को सही माना तथा वीपी सिंह द्वारा केंद्र में सरकारी नौकरियों में, यह सहकारी नहीं सरकारी शब्द है, वीपी सिंह द्वारा जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, एक मिनट, वीपी सिंह द्वारा केंद्र में, क्या हो रहा है, सरकारी नौकरियों में, देखो गौर करो,
इंदिरा साहनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान का आधार जाति को सही मान लिया कि कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया था। इस पहचान को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और वीपी सिंह द्वारा केंद्र में सरकारी नौकरियों में दिए आरक्षण, कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था ओबीसी वर्ग के लिए, 27% को भी सही माना। पर साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 3 शर्तें लगा दी। गौर करो, सरल भाषा में यह है इसका मतलब कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मान लिया है? इंदिरा साहनी वाद में। लेकिन साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3 शर्तें और लगा दी कि भाई ठीक है, ओबीसी आरक्षण वैध है, ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन 3 शर्तें लगा दी। पहला, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं, यानी मलाईदार परत का सिद्धांत। तो किसको आरक्षण मिलेगा? नॉन क्रीमी लेयर को। क्रीम का मतलब होता है मलाई और क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत। मलाई कहाँ आती है? दूध गर्म करते हैं जब सबसे ऊपर आती है ना, तो मलाईदार परत में वो लोग आते हैं जो समाज के उच्च तबके में, उच्च पायदान पे होते हैं। तो इसका मतलब ये था कि ओबीसी के उच्च तबके को या मलाईदार परत वाले लोगों को नहीं मिलेगा, उससे नीचे वालों को मिल जाएगा। तो इसका निर्धारण कैसे हो कि कौन मलाईदार परत में आ रहा है या क्रीमी लेयर में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? इसके संबंध में समय समय पर आय की सीमा का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में वो सीमा चल रही है 8 लाख रुपए, अर्थात 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है वो मलाईदार परत या क्रीमी लेयर में है ओबीसी के लोग, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख से नीचे वालों को मिल जाएगा। ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट या मलाईदार परत का कंसेप्ट रिजर्व्ड कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस पे भी लागू है। मतलब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनारक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस का लाभ उसी को मिलेगा जिसकी इनकम 8 लाख से कम है। ओबीसी पे भी लागू है, 8 लाख से कम वालों को ओबीसी स्टेटस मिलेगा, जिनकी ज्यादा है वो जनरल में चले जाएंगे, ओबीसी भी। लेकिन एससी और एसटी में ऐसा क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं है। उसमें कितनी भी इनकम हो, एससी और एसटी का आरक्षण उनको मिलेगा। हाँ भाई, एक अगला पॉइंट आ गया। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए 1993 में रामनंदन समिति का गठन किया था। कौन सी समिति बनी थी भाई? रामनंदन समिति। देखो ये फैक्ट है, ऐसे फैक्ट आप याद कर लेना। कठिन पेपर जब बनता है तो ऐसे सवाल बनते हैं कि 4 समिति देता है एग्जामिनर और उन 4 समितियों के उद्देश्य देता है कि किस उद्देश्य के लिए बनी थी। तो जैसे रामनंदन समिति क्रीमी लेयर सिद्धांत के निर्धारण के लिए, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए, ठीक है। और इंदिरा साहनी में अगला डिसीजन क्या आया? आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होगी। ये पॉइंट भी कहा गया था भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर तमिलनाडु इस मामले में अपवाद है, जहां यह 69% है। कितना प्रतिशत है? 69%। और यह 9वीं अनुसूची में शामिल है। तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। तो कभी भी गौर करना, जो भी जाति या वर्ग अपने लिए आरक्षण की डिमांड करता है और उसको आरक्षण मिल भी जाता है, वो अगली ही डिमांड ये करता है कि हमारे इस आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो। क्यों करता है? 9वीं अनुसूची पढ़ाई है आपके लिए कि 9वीं अनुसूची में जब कोई चीज शामिल हो जाती है तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, मतलब वो ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। लेकिन फिर 9वीं अनुसूची वाद भी पढ़ाया है आपके लिए। 9वीं अनुसूची वाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन ये है कि चूंकि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद में किया गया था, अतः इस तिथि के बाद से ऐसे कानून जो कि 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, भले ही वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं, उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक जांच की जा सकती है। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि 9वीं अनुसूची में डलने के बाद भी कोई कानून सुरक्षित हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब न्यायालय उनकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। किस तिथि के बाद से डाले गए कानूनों की कर सकता है? 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी 9वीं अनुसूची में डाला गया कानून उसकी कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय।
क्यों 24 अप्रैल 1973 को संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था, इसलिए उसके बाद ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे को बदल रहा है, बिगाड़ रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, भले ही उसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, न्यायालय उसकी भी जांच कर सकता है। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा बार बार उन वर्गों के द्वारा ये की जाती है कि हमारे आरक्षण के प्रस्ताव को या आरक्षण के कानून को नवी में डाल दो। क्यों नवी में डालने के बाद मामला टफ तो हो ही जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है वर्तमान में कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से बाहर चला गया है, पहले था, 2007 से पहले था। हालांकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया थी जो मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। तो इंदिरा साहनीवाद में यह कहा गया था कि आरक्षण की सीमा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखो राजस्थान में आरक्षण ऊपर जा चुका है, 64% के आसपास हो चुका है। कई राज्य हैं जिनमें 50% से ऊपर जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट इनका कभी भी रिव्यू कर सकता है, मतलब इनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, ये लो साहब। इंदिरा साहनीवाद में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रहा है कि ओबीसी का आरक्षण वैध है, ठीक है, लेकिन साथ ही प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, यह डिसीजन भी इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन बाद में सरकार ने एससी और एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया। आपने अभी पढ़ा है अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। तो ये कब दिया है आगे देखिए। पर संसद ने 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 85वां। कब हुआ है भाई? 2001 द्वारा एससी एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है? 16(4) के। प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, पर ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। तो प्रमोशन में आरक्षण अभी आपको पढ़ाया गया है, केवल एससी एसटी वर्ग के लिए है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है। और कौन से अनुच्छेद के तहत है? 16(4) के तहत है। अन्य पिछड़ी जातियों मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी की पहचान के लिए मंडलवाद में सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? 1993 में हुआ है, ठीक है। मंडलवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मंडलवाद मतलब इंदिरा साहनीवाद, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण वैध है और ओबीसी वर्ग की समीक्षा के लिए, ओबीसी वर्ग की समीक्षा के लिए या इनकी पहचान के लिए, इनके उत्थान के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। तो वो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। सबसे पहले 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह संसदीय अधिनियमों से बना। संसदीय अधिनियम का मतलब यह है कि 1993 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके बना था, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं था। संसदीय अधिनियम या संसदीय कानून के द्वारा बना, इसलिए इसको विधिक या संवैधिक, यहां पे गौर करिए, विधिक या संवैधिक आयोग कहा जाता है। आयोग था ये। सांविधिक अलग होता है और संवैधानिक अलग होता है। सांविधिक का तो मतलब यह है कि संसद के द्वारा विधि बनाकर जो बनाया जाए, संसद के द्वारा विधि या कानून बनाकर या अधिनियम बनाकर जो बनाया जाए, वो तो सांविधिक है। संवैधानिक क्या होता है कि जब उसकी स्थिति संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाती है तो वो संवैधानिक होता है। कहने का मतलब ये है कि विधिक या संवैधिक की तुलना में जब वह संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? फिर उसकी स्थिति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है और संविधान देश की सबसे बड़ी विधि या सबसे बड़ा कानून है। तो यहां पे गौर करो कि 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना है तो वो विधिक या संवैधिक है, ठीक है, संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाया है। बाद में क्या हुआ? वर्तमान में 102वां, ये फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ है भाई? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा
अनुच्छेद 338 ख, गौर करिए, अनुच्छेद 338 ख या 338 बी के तहत इसे कौन सा दर्जा दे दिया गया है? संवैधानिक दर्जा देकर संवैधानिक आयोग बना दिया गया है। हाँ भाई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना। जब यह बना था तो सांविधिक या विधिक आयोग था। बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ है? 2018 में। उसके द्वारा अनुच्छेद 338 ख के तहत वर्तमान में अब इसको संवैधानिक दर्जा देकर संवैधानिक आयोग बना दिया है। संवैधानिक आयोग क्यों हो गया ये? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में इसकी स्थिति हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आयोग है? 338 ख के तहत है। ठीक है भाई। 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा, 338 ए में या क में अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा है, और 338 ख में जो सबसे लेटेस्ट बना है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा है। एक अगला फैक्ट पकड़ो, एम नागराजनवाद 2007, इसका संबंध बैकलॉग में आरक्षण से है। देखो अभी एक फैक्ट पढ़ा था ना आपने कि एससी और एसटी को बैकलॉग में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? अनुच्छेद 16(4) ख। एससी और एसटी को बैकलॉग में आरक्षण, तो एससी और एसटी को जो बैकलॉग में आरक्षण दिया गया है ये कौन से वाद में? एम नागराजनवाद 2007। इनको पढ़ना है आपको। पदोन्नति में आरक्षण कौन से में, बैकलॉग में आरक्षण कौन से में, और किन किन अनुच्छेदों में है। इंदिरा साहनीवाद 1993 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने निर्णय दिया था? एमएच कानिया। फैक्ट है भाई, ये पकड़ने हैं आपको। ठीक है। अब तीसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो रोहिणी आयोग 2017 में बना है भाई। पहला काका कालेलकर आयोग, दूसरा बीपी मंडल आयोग, और तीसरा रोहिणी आयोग। तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है रोहिणी आयोग। कब बना है? 2017 में। जस्टिस रोहिणी आयोग के रूप में तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ। कौन से पिछड़े वर्ग का? तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी में वर्गीकरण का विभाजन के लिए। ओबीसी में वर्गीकरण, यहां पे दो चीजें गौर करें। आप ये कह सकते हो कि साहब अभी तो आप बता रहे हो कि ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा है वो 338 ख में है, और यहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति ने तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी में वर्गीकरण या विभाजन के लिए किया है। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी आयोग को जो संवैधानिक दर्जा 338 ख में मिला है वो 102वां संविधान संशोधन है जो बाद में हुआ है, और तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग या रोहिणी आयोग का गठन 2017 में हो गया है। देखो ये तो 17 में हो गया है। ठीक है। अब यहां पे गौर करो, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, यह संसदीय अधिनियमों से बना विधिकीय संवैधानिक आयोग था। वर्तमान में 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा। तो रोहिणी आयोग जो कि तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन तो 2017 में कर लिया गया है। तब तक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 में उसका प्रावधान था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक है। लेकिन जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसकी स्थिति अनुच्छेद 338 ख में रखी और उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये स्थिति कब आई है? 2018 में आई है। मतलब रोहिणी आयोग का गठन कब हो गया है? 2017 में हो गया है। और 17 में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, इसकी भावना जो थी वो अनुच्छेद 340 में थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा हुआ है 2018 में। तो और अब वो कौन से अनुच्छेद में आ गया है? 338 ख में। इसलिए जब कभी भी आप रोहिणी आयोग को पढ़ोगे जो कि 2017 में गठित हो चुका है, उसमें ये किताबों में लिखा मिल सकता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी में वर्गीकरण के लिए इस आयोग का गठन करेंगे। तो यहां पर गौर करो, पॉइंट ये है पकड़ने का
कि तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? रोहिणी आयोग। एक तो ये रोहिणी आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल बनेगा कि ओबीसी जो तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि रोहिणी आयोग है, जिसका गठन 2017 में हुआ है, वो किस उद्देश्य से किया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, यहां गौर करो। ये है आपका ओबीसी में वर्गीकरण व विभाजन के लिए, ये है असली चीज। इसका मतलब क्या है? ओबीसी में हजारों जातियां हैं। अगर डेटा इकट्ठा किया जाए तो पूरे देश भर से और राज्यों से भी स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा, या लगभग थोड़ा बहुत कम, पूरा पूरा फायदा केवल कुछ गिनी चुनी जातियां ही मतलब ले जा रही हैं। बाकी अन्य तमाम जो दबी कुचली जातियां हैं ओबीसी की, उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब उनके सिलेक्शन वलेक्शन उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। 2 4 5 6 ऊपर ऊपर की जो जातियां हैं वो ओबीसी का पूरा मतलब आरक्षण का जो फायदा है वो ले जा रही हैं, और वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुकी हैं। बाकी की जो अन्य जातियां हैं उनको नहीं मिल रहा। तो आरक्षण की मूल भावना क्या थी? सभी जातियों को बराबरी का दर्जा लेते हुए आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ओबीसी का वर्गीकरण करने के लिए और विभाजन करने के लिए कि भाई कौन सी तो ओबीसी में डोमिनेंट कम्युनिटी है जो सारा फायदा उठा रही है आरक्षण का, कौन सी ऐसी हैं जो थोड़ा कम फायदा उठा रही हैं, और कौन सी ऐसी हैं जिनको अभी तक कोई फायदा ही नहीं हुआ है। तो इसका विभाजन करने के लिए और सही तरीके से पिछड़ों की पहचान करने के लिए यह रोहिणी आयोग का गठन किया गया है, जो कि न्याय संगत है। ये आपका अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में समानता का प्रावधान। अब अनुच्छेद 17 गौर करिए, अस्पृश्यता का अंत। आप अनुच्छेद 17 के बारे में 3 सरल लाइनें पढ़े होंगे। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 17 में। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता अपराध है, चाहे वो मौखिक रूप से बोलने के स्तर पर हो, चाहे वो टच करने के स्तर पर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हीन व्यवहार करने के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर अस्पृश्यता अपराध है। अब देखो, अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए या इसकी समाप्ति करने के लिए देश में कैसे कैसे और कौन कौन से कानून बने। अस्पृश्यता हमारे देश में सभी रूपों में निषिद्ध है, जितने भी रूप हो सकते हैं मैंने आपको बताए। मौखिक रूप से बोलने में भी निषिद्ध है, मतलब बैंड है, ठीक है। आचार व्यवहार में भी है, किसी भी प्रकार के कोई भद्दे इशारे करने में भी है, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा हीन व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी भी माध्यम से नहीं किया जाएगा। संविधान ने अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये पॉइंट पकड़िए आप। एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया है। संविधान ने अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा इस उपबंध को लागू करने के लिए निम्न अधिनियम बनाए गए हैं, मतलब निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता अपराध होगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है क्या? नहीं किया गया। तो अस्पृश्यता के संबंध में वो जो कानून बनाए गए हैं वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा इस उपबंध को लागू करने के लिए। कौन से उपबंध को लागू करने के लिए? अनुच्छेद 17 जो मूल अधिकार है जिसमें कि अस्पृश्यता निषेध है, इस उपबंध को लागू करने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत? 35 के तहत संसद द्वारा निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से कानून? सबसे पहला कानून तो तुमने पढ़ा होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जो सबसे पहले बन गया था। इसको मैं यहां ले रहा हूं, सबसे पहले वाले को। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है भाई। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना? 1955 में बना। अब ये तो सभी को याद होता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम साहब 1955 बनाकर अस्पृश्यता की समाप्ति की गई, लेकिन इसके बाद भी कानून और कठिन से कठिनतम बनाए गए हैं इसको, प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो बाकी के कानूनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो यहां पे गौर करें। दूसरा बना है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। हाँ भाई, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये क्या चीज है? गौर करो। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955
को 1976 में संशोधित करते हुए इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 1976 में। हाँ भाई, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो सबसे पहले बनाया 1955 में, इसको 1976 में और अधिक कठोर बना दिया गया। तो जब इसको और अधिक कठोर बनाया गया तो इसका नाम क्या रख दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बन गया है। कब बन गया है? 1976 में। पहले 1955 में क्या था? ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, यह अस्पृश्यता विरोधी प्रावधानों को और अधिक सशक्त करता है। कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अधिक कठोर बना दिया गया। फिर आगे देखो, 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 1989 में पारित हो गया भाई। ये थर्ड स्टेप मान लो इसको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पारित किया गया। इसमें SC/ST समुदाय को न्याय प्रदान करने और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कानून को और अधिक कठोर किया गया। कहने का मतलब यह है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना, उसके बाद 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना और अधिक कठोर कर दिया। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना, ये और अधिक कठोर कर दिया गया। और बाद में गौर करो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, फिर एक संशोधन अधिनियम और आ गया। ये कब आया? 2015 में। इसको और अधिक कठोर रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के साथ संशोधन प्रावधानों के साथ लागू किया गया। ये चौथा स्टेप है। ये तीसरा स्टेप है। सबसे पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना, उसके बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम उसको और कठिन करते हुए 1976 में बना। फिर आपका तीसरे नंबर पर 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना और अधिक कठोर कर दिया। और इसके बाद 2015 में इसको और अधिक कठोर करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, शब्द जोड़ दिया संशोधन अधिनियम, इसमें और संशोधन करते हुए और अधिक कठोर बना दिया गया। ये आपके अस्पृश्यता से संबंधित 4 कानून है, इनके सन आप याद कर लेना। अभी समानता का मूल अधिकार खत्म नहीं हुआ है, एक अनुच्छेद और आज रह गया, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान। इसको पढ़ेंगे कल। क्लास बिल्कुल 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है। इतना डेप्थ में जब आप पढ़ोगे तो फिर कोई भी परीक्षा हो देश की, आप निश्चित रूप से सवाल करेंगे। और बड़े सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी सवाल अगर नहीं आ रहा हो तो वो ऐप पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप, जिस पे हमारा पूरा स्टडी मटेरियल भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, वहाँ आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और लगातार अच्छी तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस में, भारतीय शासन और राजनीति में आप यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर, ये ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप, अगर आपको किसी भी प्रकार के कोर्स लेने हैं, डिटेल में पढ़ना है, मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें राजनीति विज्ञान में या भारतीय शासन और राजनीति में किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो संविधान, और नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं और फुल डिटेल में फुल कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो वाले सिलेबस भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।